तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापना और उसके विस्तार पर। हाँ। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे हमें उस दौर की कहानी बताते हैं जब पहली बार कोई यूरोपीय शक्ति समुद्री रास्ते से भारत पहुंची और फिर धीरे धीरे एक साम्राज्य की नींव रखने लगी। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि उन लोगों, उनकी रणनीतियों और उन खास घटनाओं को खंगालें जिन्होंने भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद का, कह सकते हैं, पहला पन्ना लिखा। बिल्कुल। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे मसालों की खोज में निकले व्यापारी धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करने वाले शासक बन गए। अच्छा। हम देखेंगे कि वो कौन सी आर्थिक वजहें थी, कौन सी चालाक सैन्य रणनीतियां थी और वो क्या असर था जो उन्होंने भारत पर छोड़ा। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। पहला नाम जो जहन में आता है वो है वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को वो 3 जहाजों के साथ भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। लेकिन कहते हैं कि यहां तक पहुंचने में उसकी मदद एक स्थानीय गाइड अब्दुल मजीद ने की थी। हाँ, और कालीकट पहुंचने पर वहां के जो हिंदू शासक थे ज़ुमोरिन, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत भी किया। शुरुआत तो अच्छी हुई मतलब। शुरुआत में तो हाँ, लेकिन ये दोस्ती और स्वागत ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, क्योंकि असली खेल कुछ और ही था। और उस खेल की वजह छिपा है एक आंकड़े में। कौन सा आंकड़ा? भारत से ले जाए गए मसालों पर यूरोप के बाजार में 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना? ये तो किसी खजाने के हाथ लग जाने जैसा है। खजाना से भी बढ़कर इस एक आंकड़े ने पुर्तगाल जैसे एक छोटे से यूरोपीय देश को एक साम्राज्य बनाने का सपना दे दिया, और उसे पूरा करने का पैसा भी। यहीं से वो सोने की चिड़िया वाली बात शुरू हुई होगी। हाँ, और उसे हासिल करने की होड़ भी। ये सिर्फ एक खोज यात्रा नहीं थी, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला एक पल था। और वास्को डी गामा सिर्फ एक बार नहीं आया। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि उसने भारत की 3 यात्राएं की, 1498, 1502 और आखिरी बार 1524 में। और उसकी कहानी का अंत भी यहीं भारत में हुआ। हाँ, ये भी एक अजीब बात है। 1524 में जब वो तीसरी बार यहाँ आया तो कोचीन में मलेरिया से उसकी मौत हो गई, और उसकी कब्र आज भी कोचीन में है। तो जिस जमीन की खोज ने उसे इतिहास में अमर किया, वही उसकी आखिरी आरामगाह भी बनी। बिल्कुल। अच्छा, वास्को डी गामा के बाद कहानी आगे बढ़ती है। 1500 में एक और पुर्तगाली यात्री आया, पेड्रो एल्वारेस कब्राल। इसका मकसद सिर्फ व्यापार से कुछ ज्यादा लगता है। यहीं से आप कह सकती हैं कि रणनीति बदलनी शुरू हुई। अब बात सिर्फ मसाले खरीद कर ले जाने की नहीं थी, तो फिर क्या थी? बल्कि व्यापार के रास्तों पर उस पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा करने की थी। और कब्जे के लिए आपको जमीन पर एक ठिकाना चाहिए होता है। हाँ, एक बेस। एक बेस। इसी सोच के साथ उन्होंने 1503 में कोचिन में अपनी पहली कोठी, या आसान भाषा में कहें तो अपना पहला किला बनाया। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब अब वो सिर्फ मेहमान नहीं थे, वो यहीं जमने की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। ये उनके इरादों का एक खुला ऐलान था। और ये तो बस शुरुआत थी। 2 साल बाद ही 1505 में पुलिकट और कन्नूर में भी किले बना लिए। तो वो धीरे धीरे पश्चिमी तट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मसालों का सारा व्यापार वहीं से होता था। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण पूर्वी तट पर उनकी सिर्फ एक ही बस्ती थी, सेंथौ में। उनका पूरा फोकस पश्चिमी घाट पर था। और इन बिखरे हुए ठिकानों को एक साम्राज्य की शक्ल देने के लिए मैदान में उतरे गवर्नर्स। पहला बड़ा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक गवर्नर रहा। उसकी एक खास पॉलिसी थी, शांत जल की नीति, या जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। ये अल्मेडा की बड़ी सीधी सी सोच थी। जमीन पर किले बनाने और लड़ाइयों में क्यों उलझना? असली ताकत तो समंदर में है। अच्छा। जिसका समंदर पर कब्जा, व्यापार पर उसका कब्जा, और जिसका व्यापार पर कब्जा, भारत की दौलत पर उसका कब्जा। वो जमीन का नहीं, समंदर का बादशाह बनना चाहता था। लेकिन ये ब्लू वाटर पॉलिसी सुनने में थोड़ी अधूरी सी लगती है। मतलब आप सिर्फ समंदर पर कब्जा करके जमीन को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? क्या ये रणनीति लंबे समय तक चल सकती थी? बहुत अच्छा सवाल है, और अल्मीडा ने इसे साबित करके भी दिखाया। उसने मिस्र, गुजरात और तुर्की की जो मिलीजुली नौसेना थी, उसे समंदर में हराया था। ओह! ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने ये साबित कर दिया कि हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आप सही कह रही हैं, ये रणनीति अधूरी थी, और ये बात उसके बाद आने वाले गवर्नर ने समझ ली। और वो था अल्फांसो डी एल्बुकर्क, जिसे हमारे दस्तावेज भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक कहते हैं। हाँ, ये शब्द ही बता रहा है कि उसने कुछ बहुत बड़ा किया होगा। उसने सब कुछ बदल दिया।
उसने अल्मीडासी पॉलिसी को पलटते हुए कहा कि सिर्फ समुद्र से काम नहीं चलेगा, हमें जमीन पर मजबूत ठिकाने चाहिए। तो उसने जमीन पर फोकस किया और बहुत तेजी से काम किया। 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और सिर्फ गोवा ही नहीं, उसने तो पूरे हिंद महासागर के जो एंट्री और एग्जिट गेट थे उन पर ही ताला लगा दिया था। एकदम सही कहा। 1511 में उसने पूर्व में मलक्का पर कब्जा किया, जो चीन और मसाला द्वीपों के व्यापार का दरवाजा था। ओके। और 1515 में पश्चिम में हारमूज बंदरगाह को जीत लिया, जो फारस की खाड़ी का एंट्री पॉइंट था। इन 3 ठिकानों गोवा, मलक्का और हारमूज के साथ उसने हिंद महासागर को लगभग एक पुर्तगाली झील में बदल दिया था। मतलब कोई भी जहाज उसकी इजाजत के बिना अंदर बाहर नहीं हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन उसकी रणनीति सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं थी। उसने अपने सैनिकों को भारतीय औरतों से शादी करने के लिए भी बढ़ावा दिया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आज के नजरिए से ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत सोची समझी सामाजिक रणनीति थी। कैसे? अल्बुकर्क ऐसा साम्राज्य बना रहा था जो उसके देश से हजारों मील दूर था। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनकी वफादारी पुर्तगाल के साथ हो, लेकिन जो भारत को अपना घर भी समझें। अच्छा, तो ये एक स्थायी पुर्तगाली भारतीय आबादी बनाने की कोशिश थी। हाँ, एक तरह का सामाजिक प्रयोग था जो प्रशासन चलाने में और साम्राज्य को टिकाऊ बनाने में मदद करे। वो यहाँ एक छोटा पुर्तगाल बसाना चाहता था। और शायद इसी वजह से उसका भारत से जुड़ाव इतना गहरा था कि उसकी मौत के बाद उसे गोवा में ही दफनाया गया। हाँ, अल्बुकर्क ने साम्राज्य की एक मजबूत नींव तो रख दी, लेकिन उसे एक व्यवस्थित शक्ल देना, उसका प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना, ये काम उसके बाद आने वालों का था। और इसी कड़ी में अगला बड़ा नाम आता है नूनो द कुन्हा का। जी। नूनो द कुन्हा यानी 1529 से 1538। उसने विस्तार की इस नीति को जारी रखा। उसने 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, जो गुजरात के तट पर बहुत अहम ठिकाने थे। हाँ। लेकिन एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। दस्तावेज कह रहे हैं कि पुर्तगाली प्रशासन का केंद्र कोचीन से गोवा 1530 में लाया गया और इसका क्रेडिट अल्बुकर्क को दिया गया है। लेकिन वो तो 15 साल पहले 1515 में ही मर चुका था। ये कैसे मुमकिन है? ये हुई ना बात। ये एक क्लासिक हिस्टोरिकल पजल है। बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। तो इसका क्या मतलब है? इसका सबसे तार्किक जवाब यह है कि गोवा को राजधानी बनाने का जो आइडिया था, वो जो दूर की सोच थी, वो अल्बुकर्क की थी। अच्छा। उसने गोवा की रणनीतिक अहमियत को पहचान लिया था, लेकिन उस आइडिया को हकीकत में बदलने का काम, वो सारा तामझाम, वो नूनो द कुन्हा के समय में हुआ। तो ये दिखाता है कि एक ताकतवर शख्स का विजन उसकी मौत के बाद भी कितना जिंदा रहता है। बिल्कुल। तो ठीक है, उन्होंने इतना शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य बना लिया, गोवा राजधानी बन गया। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन अक्सर जो चीज़ बहुत तेजी से ऊपर जाती है, वो अपने ही गलतियों का वजन नहीं संभाल पाती। क्या इनके साथ भी यही हुआ? बिल्कुल यही हुआ। इनके पतन की कहानी कैसे शुरू हुई? उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। इसकी कई वजह थी, कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी। अंदरूनी तौर पर उनका पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से खोखला हो गया था। मतलब? पुर्तगाली अधिकारी कंपनी के व्यापार से ज्यादा अपना निजी व्यापार करने में लगे थे। और उनकी धार्मिक नीति का भी जिक्र है। हाँ, और वो एक बहुत बड़ी गलती थी। शुरुआत में वे सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे वे धर्म प्रचारक बन गए। अच्छा। स्थानीय लोगों पर जबरदस्ती ईसाई धर्म थोपने की कोशिश ने बहुत ज्यादा नाराजगी पैदा की। लोगों ने उन्हें एक हमलावर की तरह देखना शुरू कर दिया, और उनकी जो शादी वाली नीति थी, उसने भी कई सामाजिक तनाव पैदा किए। ये तो हुई घर की बातें। बाहर से क्या चुनौती आई? बाहर से समंदर में नए शिकारी आ गए, पहले डच और फिर अंग्रेज। ओ, तो कंपटीशन बढ़ गया। हाँ, और वो बेहतर जहाजों, बेहतर तोपों और व्यापार के ज्यादा बेरहम तौर तरीकों के साथ आए। उन्होंने पुर्तगालियों के समुद्री एक छत्र राज को सीधी चुनौती दी और धीरे धीरे उन्हें इस खेल से बाहर कर दिया। तो पुर्तगाली इस खेल के पहले खिलाड़ी थे, लेकिन नए खिलाड़ी उनसे ज्यादा तेज और चालाक निकले। सही कहा। तो उनके पतन के बाद उन्होंने भारत में अपनी क्या विरासत छोड़ी? क्या कोई ऐसा असर है जो आज भी दिखता हो? कई चीजें। शायद सबसे बड़ी देन है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस? हाँ, 16वीं सदी में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने ही लगाया। ये भारत में छपाई की टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर सूचना और ज्ञान के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा जहाज बनाने की तकनीक और कुछ खास तरह की वास्तुकला, जिसे गॉथिक आर्किटेक्चर कहते हैं, उसका भी जिक्र है। हाँ, गोवा के कई पुराने चर्च आज भी उसी स्टाइल में बने हुए हैं। सही कहा।
और एक चीज जो उनके दबदबे को सबसे अच्छे से दिखाती है वो थी उनकी कारतेज अरमेरा काफिला व्यवस्था। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम सा लगता है, कारतेज अरमेरा काफिला। इसे आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? इसे आप उस दौर की समुद्री गुंडागर्दी या प्रोटेक्शन मनी का सिस्टम कह सकती हैं। अच्छा। पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर को अपना इलाका घोषित कर दिया था। कारतेज उनका जारी किया हुआ एक परमिट था। अगर किसी भी भारतीय या अरबी जहाज को समंदर में व्यापार करना है तो उसे यह परमिट खरीदना होगा। और अगर कोई न खरीदे तो उनकी नौसेना, जिसे अरमेरा कहते थे, आपके जहाज को या तो लूट लेती या डुबो देती। और काफिला? काफिला का मतलब था कि भारतीय जहाजों को अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें पुर्तगाली नौसेना की निगरानी में झुंड में चलना पड़ता था। तो ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, ये ऐलान था कि अब इस समंदर के मालिक हम हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो पुर्तगालियों का भारत आना सिर्फ एक व्यापारिक घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी योजना थी जिसमें नौसेना की ताकत, जमीन पर कब्जा और यहाँ तक कि सामाजिक नीतियां भी शामिल थीं। बिल्कुल, वो भारत आने वाली पहली यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति थे। उनकी सफलताएं और उनकी गलतियां दोनों ने ही भविष्य में आने वाली दूसरी यूरोपीय ताकतों के लिए, जैसे डच, फ्रांसीसी और खासकर अंग्रेजों के लिए, उनके लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया। वो इस खेल के पहले खिलाड़ी थे और उन्होंने ही इस खेल के कई नियम तय किए। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि गोवा में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने शुरू किया था, उससे निकले विचारों और सूचनाओं ने सदियों के दौरान भारतीय समाज को उन तरीकों से कैसे बदला होगा जिसकी पुर्तगालियों ने खुद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने एक मशीन शुरू की, लेकिन उस मशीन से निकले विचारों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। ये एक दिलचस्प सवाल है।